नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ स्टार्ट कर ले। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने सिलेबस की पहली बॉडी स्टार्ट करी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना बेटे, डाइपोल की फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था और दोनों पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर ली है, उसकी एक्सियल लाइन पर भी कैलकुलेट करी है, जो पॉइंट एक्सियल लाइन पर है और दूसरा जो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है। क्लियर है? और दोनों के जो रिजल्ट आए थे बेटे, रिजल्ट साहब वो रिजल्ट नहीं है, जन्नत है। एक बार मैं याद दिलाता हूं रिजल्ट देख क्या है। ये डाइपोल था साहब, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। डाइपोल फिर मैं आपसे कह रहा हूं बेटे, इस पूरे जो इस जोड़े को, इस बॉडी को डाइपोल बोला जाता है। आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते इनको। जब आपसे बोलेगा डाइपोल की एक्सियल लाइन, ठीक है, तो डाइपोल की जो एक्सियल लाइन है, या तो आप इस जोड़े के इस साइड कहोगे ये एक्सियल लाइन है, या फिर इस साइड। बीच में जो पॉइंट है ये एक्सियल लाइन पर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है ना? तो जब कोई आपसे बोलता है एक्सियल लाइन, तो आप या तो इस साइड पॉइंट या इस साइड। ठीक है ना? और रिजल्ट दोनों का सेम आ, वो क्या नाम है, सेम आता है, इधर लो या इधर लो। तो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ जो आंसर आया था एक्सियल लाइन का, ये आया था बेटे 2kp/r³। 2kp/r³ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है साहब। और जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट था वही r की दूरी के ऊपर, ठीक है, r डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट है, कोई ये भी r डिस्टेंस है यहां से। और यहां का जो आंसर आया था बेटे, ये आंसर आया था इज इक्वल टू kp/r³, इक्वल टू kp/r³। ये जो दो रिजल्ट है ना बेटे, ये रिजल्ट नहीं है साहब, ये जन्नत है। अगर जन्नत से भी कोई ऊपर चीज है ना, तो ये दो रिजल्ट है। रिजल्ट देख क्या, डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर जो आंसर होता है वो ट्वाइस होता है डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो आंसर आता है। ट्वाइस 2 आया हुआ है ना। लेकिन बस शर्त ये है कि जो दोनों पॉइंट आपने कंसीडर किए हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। देख जन्नत क्या निकल के आई, जन्नत ये निकल करके आती है कि जो ई एक्सियल का आंसर है वो ट्वाइस है ई इक्वेटोरियल के आंसर के। ये जन्नत है साहब, ये क्या है, जन्नत। शर्त ये है दोनों डिस्टेंस, दोनों पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ये यहाँ सेंटर से r की दूरी पर है, तो ये भी r की दूरी पर है। ये जन्नत है। तो ये पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ड्राइव कर लिया था बेटे रिजल्ट। ठीक है ना? और दूसरा कंसेप्ट यहां से लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि साहब ई दोनों एक्सिस के ऊपर इनवर्सली है क्यूब के। ई जो है इनवर्सली है किसके, क्यूब के। देखो इस चैप्टर के अंदर बेटे ये रिलेशन इनवर्सली के जो है, डिपेंडेंस जो है, ठीक है ना, डिपेंडेंस जो आएंगी ई की, ये आपको याद रखनी है। जो पॉइंट चार्ज सबसे पहला जो डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन हम लोगों ने किया EFI ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो ई इनवर्सली टू r स्क्वायर आया था। फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा जो डाइपोल वाला किया है वो ई इनवर्सली टू r³ है। ऐसे लाइन चार्ज आएगा, शीट आएगी, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब के ई की डिपेंडेंस जो है आपको याद रखनी है। और फिर लास्ट में सबका एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। बात समझ आइए बेटे? तो ये है एक जन्नत। क्लियर है? और इसमें एक जन्नत और है। तो आप ना सबसे पहले जन्नत हेडिंग बना के और ये कंसेप्ट नंबर 1 ये वाली फिगर और ये, और उसमें थोड़ा जगह और छोड़ लेना, 7-8 लाइन, एक दूसरी जन्नत अभी इसके बाद लिखाएंगे। ठीक है? तो एक बार स्किन करो, तो पहले तो ये जन्नत लिखना है बेटे, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। ठीक है? क्योंकि इस जन्नत के ऊपर ये क्वेश्चन है एक, इसको अभी सॉल्व करते हैं। लिखो, आजा। अब इस न्यूमेरिकल को देख बेटे, ये CBSE सैंपल पेपर का न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपसे लिखा दूं ना सैंपल पेपर CBSE, उस क्वेश्चन को मार्क करके चलिएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनमें से आपको फाइनल पेपर में या बोर्ड के एग्जाम में मिलना है 101%। देखो जो सैंपल पेपर करंट ईयर का आता है, जैसे इस साल जो सैंपल पेपर आएगा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आना बोर्ड में, क्लियर सुन लो। सैंपल पेपर का क्वेश्चन अगर बोर्ड में है तो वो आपको वो मिलेगा जो 4-5 साल पुराने सैंपल पेपर में आया था। बात समझ आइए? तो लिख तो लिया ना, एक बार समझो क्वेश्चन क्या है।
द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर द डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट O within the charge distribution in the shaded region. Identify the charge distribution and justify your answer. देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिलहाल तो हम लोगों ने एक डाइपोल ही पढ़ा है, या तो सिंगल चार्ज है या डाइपोल है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आगे जाके लाइन चार्ज, शीट, होलोस्फीयर सब कुछ होगा। तो अभी तो मेरा दिमाग सिर्फ डाइपोल तक ही सीमित है, लेकिन जब ये फाइनल एग्जाम का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो फिर सारी बॉडी मेरे दिमाग में आएगी। ठीक है नहीं? क्वेश्चन क्या है बेटे, देख मुझको एक ये फिगर गिवन करिए, इधर एक्स एक्सिस पे और इधर वाई एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, ए डैश, बी डैश, सी डैश। सभी के बीच का डिस्टेंस इक्वल गिवन है, एल डिस्टेंस दे रखा सभी के बीच में। ठीक है साहब? और जो ओ ओरिजिन है वहां पे एक शेडेड पोर्शन दे रखा है। क्वेश्चन ये कहता है कि इन ये जो पॉइंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस हिसाब से आपस में रिलेट है। तो ये बताइए कि जो शेडेड पोर्शन है उसके अंदर कैसा चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डाइपोल है, लाइन चार्ज है, शीट है, होलोस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, क्या चीज है अंदर। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये पता लगाना है कि अंदर रखा क्या है इस बक्से के अंदर। चलो ठीक है साहब। अब मैंने पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको बारीकी से देखा, बात को पकड़ने की कोशिश करना। मैंने देखा कि फिगर के अंदर जो पॉइंट ए है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई दे रखा है। ठीक है साहब? और पॉइंट बी के ऊपर E/8 दे रखा है। ये बात पकड़ में आती है कि यहां से इस पॉइंट से इसकी दूरी L थी, और जब ये डिस्टेंस 2L हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E/8 हो गई। मतलब एक प्रकार से E इनवर्सली टू 2 का क्यूब हुआ। ये E इनवर्सली टू 2 का क्यूब 8 आया। ठीक है साहब? फिर आगे देखा कि जब ये डिस्टेंस यहां से 3L हुआ, सी पॉइंट पर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E/27 हो गई। मतलब इसका वो इसके क्या नाम है, जो E है अपॉन में 27 आ गया। मतलब इनवर्सली टू 3 का क्यूब आया। अब यहां से बात पकड़ में आ गई कि जब डिस्टेंस L था तो E आंसर था, 2L था तो E/8 हुआ, और 3L हुआ तो E/27 हुआ। मतलब E जो है इनवर्सली टू R का क्यूब चल रहा है। और जैसे R का क्यूब दिमाग में आया, बेटे समझ गया कि सिलेबस के अंदर R का क्यूब की जो डिपेंडेंसी है सिर्फ एक डाइपोल के अंदर आती है। चलो ठीक है, 3 पॉइंट तो जस्टिफाई हुए। फिर इसने मेरे को इधर एक्स एक्सिस दे के इधर वाई एक्सिस दिया। ये कंफर्म हो गया कि दो लाइन के बीच जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये जो दो लाइन है एक 90 का एंगल है। ये इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन में भी होता है। चलो ठीक है। अब ए डैश पे देखना, कंसेप्ट को पकड़ पाए तो मजा आ जाए बात का। देखिए आपस में यहां से L की दूरी पर जो ए पॉइंट है वहां पर आंसर E है, लेकिन जब मैं इतना डिस्टेंस इस साइड आता हूं, इक्वेटोरियल लाइन पर आता हूं, तो आंसर E/2 हो जाता है। E/2 पकड़ क्या ये कंडीशन जस्टिफाई होती है कि E इक्वेटोरियल के ऊपर जो आंसर है वो E एक्सियल के हाफ हो जाता है। शर्त ये है दोनों का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहां से जो डिस्टेंस L है, यहां से भी ये जो डिस्टेंस है L है, यहां पर आंसर E है और यहां पर E/2 हो जाता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी जस्टिफाई हो रही है। ये तो हो गई, E इनवर्स टू R क्यूब तो पकड़ में आया, ये भी जस्टिफाई पाई। और चेक कर लेते हैं आप, यहां से 2L की दूरी पर जो आंसर है, यहां से 2L की दूरी पर E/8, तो जब यहां से 2L डिस्टेंस पर इधर आता हूं तो आंसर E/16 हो जाता है। क्या इस आंसर का हाफ है? हाँ साहब। यहां से 3L के डिस्टेंस पर आंसर 54 क्या नाम है 27 है, और जब यहां पर आता हूं तो आंसर 1/54 हो जाता है। क्या साहब ये उसका हाफ है? हाँ। तो जो दोनों कंडीशन है कि E इनवर्सली टू R क्यूब, ये भी जस्टिफाई हो गई। और एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो ये दो लाइन के ऊपर पॉइंट दे रखे हैं, अब मैं बोलूं इनको इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन, तो E एक्सियल का जो आंसर है वो इक्वेटोरियल से ट्वाइस है, या ये कहिए कि E इक्वेटोरियल का जो रिजल्ट है, आंसर है, वो E एक्सियल का हाफ चल रहा है। तो दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो जाती है। यहां से बात पकड़ में आ गई कि इस शेडेड पोर्शन के अंदर या ओरिजिन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है वो एक डाइपोल है।
तो सवाल था कि आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन ये रहा साहब कि दोनों कंडीशन जस्टिफाई है। यहां से क्लियर हो जाता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक डाइपोल है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक डाइपोल है। अब अंदाजा लगाइए बेटे, दो डेरिवेशन सीबीएसई ने हमको पढ़ाई और उन दोनों डेरिवेशन का जो कंसेप्ट है उसके व्याप पे न्यूमेरिकल सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है साहब, ये जन्नत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरी आपसे गारंटी है, ये किसी ना किसी साल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आना है। इस साल आओ, 2 साल बाद आओ, 4 साल बाद आओ, 101% आएगा। आज तक बोर्ड में आया नहीं है क्वेश्चन। बात समझ में आई है? जब ये सैंपल पेपर में आया था ना बेटे, तो हो सकता है आपको इसमें मिसप्रिंट मिल जाएगी, क्यों बाई चांस ना यहाँ 51 आया हुआ था। ठीक है, तो जो सैंपल पेपर अगर आप बाई चांस कभी देख लो 2007 का सैंपल पेपर, तो उसमें मिसप्रिंट था, ये 54 आएगा वहाँ। अब ये मत सोचना कि वहाँ सर आप 51 था और आपने 54 लिख रखा है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया था, वो आना 54 है, 51 लिखा गया। बात समझ में आई है? तो अपने आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम, जस्टिफिकेशन ये है कि हेंस बोथ कंडीशंस आर जस्टिफाइड, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अ डाइपोल। क्लियर है? तो स्क्रीन को रोक, अच्छा स्क्रीन को रोक लेना। कई बार इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे घुमा सकता है, ध्यान से देखियो इसी क्वेश्चन को, अंदाज अपना अपना कैसे घुमा दे साहब। क्वेश्चन ये कह दे आपसे कि यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, डाइपोल पे ही क्वेश्चन बना लेते हैं इसी के ऊपर, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर 80 न्यूटन पर कूलम है। बात को पकड़ पाए तो मजा आ जाएगा, देखना इधर। यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो 80 न्यूटन पर कूलम है। तो बताइए यहां से सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या होगा। कैलकुलेट द EFI एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। ये पॉइंट है साहब, यहां पर मुझे EFI की वैल्यू बताओ क्या होगी। आप स्क्रीन को रोको और आराम से दिमाग लगाओ। आजा साहब, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आंसर सीधा कहता है 20 की दूरी पर आंसर बताओ। अब मैंने तेरे को जो एक कंसेप्ट बताया है कि इक्वेटोरियल हाफ चलता है ई एक्सियल के, या एक्सियल ट्वाइस चलता है इक्वेटोरियल के, ये उन दो पॉइंट्स के लिए है जिनका डिस्टेंस सेम होता है। पूछने वाले का अंदाजा लगता है डिस्टेंस जानबूझ करके सेम नहीं दिया, यहां 10 दे करके यहां 20 दे दिया। वो चाहता तो यहां 10 दे के यहां भी 10 दे देता, यहां 10 दे के यहां 10 देता, आंसर पकड़ में आ जाता, इसका हाफ कर देता, 40 आंसर आ जाता। क्या आ जाता? 40। तो अब मैं जो रिलेशन जानता हूं वो ये रिलेशन जानता हूं, लेकिन इस रिलेशन को अप्लाई करने का नियम ये है, शर्त ये है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए साहब, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो अब दो अंदाज है मेरे पास। एक अंदाज तो ये है कि इसने 10 की दूरी पर आंसर दिया है, इसका 20 की दूरी पर निकाल लेता हूं। भाई 10 सेंटीमीटर पर रिजल्ट दिया है, 20 पर निकाल लेता हूं, और जो 20 पर आंसर आएगा उसका हाफ कर दूंगा, इधर आंसर आ जाएगा। भाई इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आर सेम होना चाहिए, शर्त यह है आर क्या होना चाहिए, सेम। अब मुझे यहां से 10 सेंटीमीटर पे आंसर दिया हुआ है, तो एक तरीका तो यह है कि मैं यहां से 20 पे आंसर निकालूं और जो आंसर आ जाए उसका ये हाफ कर दूं, क्योंकि 20 डिस्टेंस सेम हो जाएगा। एक अंदाज तो ये है। दूसरा अंदाज ये है कि यहां से पहले 10 सेंटीमीटर का आंसर लिखूं और फिर उसके अकॉर्डिंग यहां का आंसर लिख दूं। तो जो अंदाज आपको अच्छा लगे आप उसे पकड़िएगा, अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना। ज्यादा अच्छा तो ये आंसर है। देख कैसे, इधर देखियो, यहां से 10 की दूरी पर जो आंसर है साहब वो 80 है। कितना है? 80। ए की वैल्यू 80 दे रखी है 10 सेंटीमीटर पे। अब तू एक बात जानता है कि जैसे डिस्टेंस ट्वाइस होगा तो ए इनवर्सली टू आर क्यूब चलेगा, इनवर्सली टू आर क्यूब। मतलब इस पॉइंट का आंसर अगर मुझे 80 न्यूटन पर कूलम गिवन था और डिस्टेंस तूने ट्वाइस कर दिया है साहब, 10 सेंटीमीटर और आगे लेके चला गया, तो यहां का जो आंसर आएगा
E इनवर्स E2 R का क्यूब 2 का क्यूब तो 1/8 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 80/8 का मतलब 10 न्यूटन पर कूलम, 1/8 टाइम्स। अब साहब ये 20 की दूरी पर आंसर आ गया, क्या इधर 20 का आंसर लिखा जा सकता है? यस, नियम कहता है इक्वेटोरियल हाफ होता है साहब, तो यहां का आंसर हो गया 10/2 का मतलब 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम। आया नहीं आया? कुछ नहीं किया साहब, यहां से 2 गुना करके आंसर निकाल दिया, 10 का दिया था 20 का निकाला, जो 20 का आया उसका हाफ कर लिया, खत्म। बैठे बैठे हाँ बोलते रहा करो, गर्दन हिलती रहनी चाहिए, नींद नहीं आती है फिर। बात समझ में आई है? एक बच्चा जो खतरनाक था, खतरनाक, चुपचाप बैठा बैठा इस फिगर को और इस फिगर को देख रहा था, बोला सर टेबल तो सामने बना हुआ था, मैंने नहीं दिमाग लगाया, मैंने तो एक बात सीधी सादी समझी थी सर, यहाँ 10 की दूरी पर दे के 20 पे पूछा है, मतलब ए के ऊपर आंसर दे करके लेट, इसको 10 मान लेता हूँ, ए पे आंसर दे के बी डैश का पूछा है, खत्म। ए पॉइंट का आंसर दे के बी डैश का पूछा है, ये रहा। ए का अगर ई है तो बी डैश का आंसर E/16 है, E/16, तो 80/16, 16 पंजे 80, 5 आंसर। अंदाज अपना अपना। आया नहीं आया? ये बच्चा ज्यादा खतरनाक था जो दिमाग लगाया नहीं, टेबल से काम निकाल गया। बोला सर जब ये टेबल सामने बनी हुई है क्यों दिमाग लगाया? ए का आंसर देकर बी डैश का चाहे, तो ए पर ई है तो बी डैश पे E/16 होता है, ये आइडेंटिटी है इसके डायपोल की, एक्सियल और इक्वेटोरियल की। आया नहीं आया? तो जो कंसेप्ट अच्छा लगे आप उसको यूज करिएगा, ठीक है? तो स्क्रीन को रोक, आराम से नोट कर ले। आजा, तो अब तक डेरिवेशन 3 हो गए बेटे, ठीक है ना? सबसे पहला EFI ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, दूसरा एक्सियल लाइन डायपोल, तीसरा इक्वेटोरियल लाइन डायपोल। अब डेरिवेशन नंबर 4 डाल, डेरिवेशन नंबर 4, EFI ऑन या EFI एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, EFI एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी जनरल पॉइंट, EFI एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो डेरिवेशन नंबर 4, डेरिवेशन नंबर 4, आप डेरिवेशन नंबर डालते चलना बेटे, ठीक है? इससे थोड़ा हेल्प हो जाती है कि सर इतने डेरिवेशन मुझे याद हैं। तो EFI एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ अ डायपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो आ जाओ। देखो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले बेटे फिर वही 2 पुरानी जन्नत में आपको याद दिला दूं। अच्छा बोला जन्नत, हाँ एक जन्नत तो अभी लिखी थी, कौन सी? इधर देख, ये डायपोल था साहब, -q चार्ज ले लिया, +q चार्ज ले लिया, डायपोल की एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट, यहाँ का आंसर आया था E=KP/r का क्यूब, शर्त ये है डिस्टेंस r था, और जब मैं इस डिस्टेंस को भी r लेता हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट के डिस्टेंस को भी, तो यहाँ का आंसर आता है 2kp/r का क्यूब, ठीक है, E=2kp/r क्यूब। एक जन्नत तो ये, एक जन्नत, अभी आपने 7-8 लाइन छोड़ने को बोला था ना, मैंने 2 जन्नत लिखवाई थी, वो बोला 2 लिखेंगे, तो एक तो ये लिख ली थी, ठीक है ना, यहां से कंफर्म हो गया था कि ट्वाइस और इनवर्सली 2r क्यूब। एक दूसरी जन्नत जब डायपोल की दोनों एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन समझाई थी, उस टाइम समझाई थी क्या कि बेटे जो डायपोल की एक्सियल लाइन होती है, जैसे ये डायपोल था साहब, ये -q चार्ज है और ये प्लस का q चार्ज है, ये डायपोल है, तो डायपोल की एक्सियल लाइन पर E में और P में 0 का एंगल होता है, मतलब अगर ये डायपोल -q+q है तो डायपोल मोमेंट ये हो गया फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो वहां पर जो E होगी और जो P है इनके बीच में 0 का एंगल है, मान लो ये पॉइंट है वो, तो यहां पर जो E है बेटे वो ये डायरेक्शन होती है,
ये दूसरी जन्नत है, ये वैसे मैं आपको लिखवा चुका हूं लेकिन फिर लिखवा रहा हूं एक बार। एक्सियल लाइन पर ई और पी में 0 का एंगल होता है, ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ करा रखा है। और जब बात आती है इक्वेटोरियल लाइन की, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर आप पॉइंट लोगे तो ई में और पी में 180 का एंगल होता है। कितने का? 180 का। ये दोनों, ये साहब ये जन्नत है, कंसेप्ट नहीं है साहब, ये जन्नत है, जन्नत। पहली, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल के अंदर हाफ का रिलेशन होता है, ई एक्सियल ट्वाइस चलती है ई इक्वेटोरियल से, या ट्वाइस का रिलेशन होता है, ठीक है ना। और दूसरा कि जब एक्सियल लाइन के ऊपर ई और पी के बीच का एंगल देखा जाता है तो 0 का होता है, और जब इक्वेटोरियल लाइन पर देखा जाता है तो 180 का होता है। ये दोनों बात मुझे रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। ये बात नहीं है साहब, ये जन्नत है, बात नहीं है, ये जन्नत है साहब, ठीक है बेटे। तो ये कंसेप्ट भी जहां आपने 7-8 लाइन छोड़ी है वहां ये बना लेना और हिंदी में लिख लेना। वैसे आप पहले भी लिख चुके हो, फिर भी लिख लेना, इनका मैं यूज करूंगा यहाँ, ठीक है। पहले डेरिवेशन पे आ, इधर देख, यहाँ कंसीडर वगैरह कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, ये है भी नहीं वैसे सिलेबस में सीबीएसई में, लेकिन कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। इधर देख, डायपोल क्या आर्बिट्रेरी पॉइंट, पहले तो डायपोल, तो बेटे बड़े बच्चे हम लोग ना बार बार डायपोल -2 +2 ऐसे नहीं बनाते हैं, सीधा डायपोल मोमेंट दिखा देते हैं, ठीक है। मान ले बेटे ये डायपोल है, ये कोई डायपोल है और डायपोल मोमेंट है P, डायपोल मोमेंट क्या है? P, ठीक है साहब। ये इसका सेंटर हो गया डायपोल का, ये जिसको, ये जो चीज है, ये जिसको हम ये दिखा रहे हैं ना, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे पॉइंट लूंगा एक्सियल लाइन है, यहाँ पर लूंगा इक्वेटोरियल लाइन है, इन दोनों को छोड़ करके कहीं पे भी ले लो, जिसे कहते हैं जनरल पॉइंट, ठीक है ना। तो मान लो बेटे मैं कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट है r की दूरी पर और थीटा एंगल पर, r की दूरी पर और थीटा एंगल पे, जहां मुझे EFI कैलकुलेट करनी है। कंसीडर अ पॉइंट, ठीक है ना, एट एंगल थीटा, ठीक है, और एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O। ये वो पॉइंट है, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एक्सियल पॉइंट आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 हो गई तो इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो ये जनरल केस हो गया, ये तो क्या हो गया? जनरल, ठीक है साहब। अब मुझसे कहता है EFI निकालो। अब मैं इस कंसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए, इसको निकालने के लिए इन दोनों का यूज करूंगा बेटे। ध्यान से देखना कितनी सफाई से, सफाई कैसे देख। ये जो डायपोल मैंने तेरे सामने बनाया हुआ है, तुम बड़े बच्चे हो बेटे, डायपोल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ साहब, ये डायपोल है। आप ना इस डायपोल के 2 डायपोल बनाओ, इसको रिजोल्व कर दो। कैसे रिजोल्व करना है इस वाले P को ध्यान से देखियो। एक डायपोल तो ऐसे तोड़ दो जो R के अलोंग हो, मतलब एक डायपोल तो ये बना दिया साहब, ये तोड़ लिया, और जिधर एंगल थीटा उधर कॉस थीटा होता है, तो इधर P1 लिख लिया जो कि बराबर होगा P कॉस थीटा के। P को रिजोल्व किया, और दूसरा डायपोल इसके ऊपर नॉर्मल हो जाएगा, तो इस पे नॉर्मल होने का मतलब है एक डायपोल ये हो गया, इसका नाम रख दिया P2, दैट इज इक्वल टू P साइन थीटा। कंसेप्ट को पकड़ना, मजा आ जाएगा बात का। मेरे पास एक डायपोल था P, मैंने उस डायपोल को 2 डायपोल में रिजोल्व कर लिया, 2 डायपोल मोमेंट में रिजोल्व कर दिया। किधर लिए? दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए, हाँ। एक किधर लेना है? R के अलोंग, और दूसरा अपने आप उस पर नॉर्मल हो जाएगा। और ये वेक्टर, अगर ये कॉमन सेंस कहती है कि ये एरो इस साइड है, तो ये दोनों वेक्टर ऐसे ही रिजोल्व होंगे। ऐसे मत कर देना एक को इस साइड कर दो, रिजल्टेंट हमेशा बीच में रहता है, दुनिया जानती है। और जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और दूसरा साइन थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, स्टेप समझ में आया? कुछ नहीं किया, P को रिजोल्व किया है, P को रिजोल्व, बस। अगर तुझे रिजोल्व करना है तो तुझे आंसर आया, देख कैसे, सुनियो। ये वो पॉइंट है जहां मुझे MFI कैलकुलेट EFI कैलकुलेट करने को बोलता है। EFI ये N पॉइंट है, ठीक है सर। अब तो बारीकी से देखियो बेटे, जो ये N पॉइंट है, P1 की वजह से देखता हूं ना, P1 की 2 डायपोल की वजह से कैलकुलेट करूंगा, एक P1 की वजह से और P2 की वजह से, ठीक है।
सर जब P1 डायपोल की वजह से देखता हूं तो जो एन पॉइंट है वो उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर आया हुआ है। अब आपने P को तो तोड़ दिया, P को मत देखना, अब देखना है P1 और P2। जब आप देखते हो कि जो P, अब देख ये डायपोल है, ये इसकी एक्सियल लाइन है, ठीक है, तो जो एन पॉइंट है वो P1 की एक्सियल लाइन के ऊपर है। बिल्कुल सही है सर। और नियम ये कहता है कि अगर पॉइंट एक्सियल लाइन के ऊपर है तो P में और E में जीरो का एंगल होता है साहब। P में और E में जीरो का एंगल होता है। अगर P की डायरेक्शन ये है तो यहां से कंफर्म हो गया साहब E की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो होगा। अगर वो P की डायरेक्शन है तो E की डायरेक्शन है। और एक्सियल का आंसर तू जानता है कितना होता है, तो एक्सियल का आंसर ये P1 है, उसका नाम E1 डाल दिया, आंसर होता है 2kp/r का क्यूब। 2kp/r का क्यूब। यहाँ पे P क्या है? P1 है। P क्या है? P1। हाँ तो बोल यार। अब P1 का काम खत्म हुआ, P1 की वजह से E की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब रह गया P2। अब जब मैं P2 की वजह से देखता हूं बेटे, P2 को तू बारीकी से पकड़ना, मजा आ जाएगा बात का। P2 की वजह से जब देखा जाता है तो N जो है उसकी इक्वेटोरियल लाइन बनती है, देख ले, ये तो हो गया P2, और लाइन ये जो गई है ये इसकी इक्वेटोरियल है। और इक्वेटोरियल में P में और E में 180 का एंगल होना चाहिए, P में और E में 180 का। तो इस साइड तो ध्यान से देख, ये तो ये है, तो यहां से कंफर्म हो गया इसके अपोजिट 180 का एंगल लेकर के, तो ये बन जाएगी वैल्यू P2, सॉरी E2, और दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू, इक्वेटोरियल का आंसर kp/r3। तो kp/r3 होती है तो P की वैल्यू P2 हो गई, kp2/r का क्यूब। और हाँ तो बोल, ध्यान से दोनों कंसेप्ट का यूज कर रखा है इनका। कुछ नहीं था, डायपोल था, डायपोल को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायपोल में रिजॉल्व किया, ठीक है। जब फिर पॉइंट को देखा, एक डायपोल की वजह से एक्सियल है और एक की वजह से इक्वेटोरियल है साहब, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आंसर होगा, ठीक है बेटे। तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो रिजल्ट हो आंसर होगा हमारा। लेट द रिजल्टेंट इज दिस, ये फाइनल ई आ जाएगा, क्या जाएगा? फाइनल ई, ठीक है। और एंगल भी अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो लेट दिस एंगल इज बीटा, क्या है? बीटा। बस इनका रिजल्टेंट लिख दे बेटे। E1 का आंसर मैंने निकाल ही लिया है सर, E1 का आंसर है 2kp1/r का क्यूब। P1 कितना है बेटे? P cos थीटा, तो 2kp cos थीटा/r क्यूब, ठीक है। E2 की वैल्यू बोल सर, E2 है kp2/r का क्यूब। P2 की वैल्यू सर P sin थीटा, P sin थीटा/r का क्यूब। मुझे सर E नेट कैलकुलेट करने को कहता है सर, E1 और E2 दोनों 90 के एंगल पर हैं, तो दैट्स वाई E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक है सर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट का साइन, इन दोनों का क्यूब। तो बड़े बच्चों बेटे एक स्टेप मैं थोड़ा एक साथ कर लिख रहा हूं, ठीक है। तो kp/r क्यूब का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बड़े बच्चों एक स्टेप में लिख दिया है बेटे, kp/r क्यूब का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बचेगा 4 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहां से बचेगा साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। ये स्टेप समझ लो एक बार वापस, ठीक है ना। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। kp का क्यूब है, इसका होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो अलग कर दिया। यहाँ से kp/r क्यूब का स्क्वायर वो अलग कर लिया बेटे, ठीक है। ये यहाँ से kp को बाहर निकाल, ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू kp/r क्यूब बाहर, सही है, और ब्रैकेट के अंदर तेरे पास बचेगा बेटे ये 4 cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका एक और साइन cos स्क्वायर थीटा इसको 1 कर लेगा, ठीक है बेटे। तो डायरेक्ट लिख देता हूं, तो वैल्यू शुड बी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आंसर आ गया साहब, ये ई नेट है। आप ई की वैल्यू लिख सकते हो, कहानी खत्म।
आजमाना चाहो तो आजमा लो। जैसे अगर आप लिखते हो इक्वेटोरियल लाइन का आंसर, इक्वेटोरियल पे थीटा 90 हो जाएगा, 90 कर यहाँ cos 90 0, ठीक है, तो आंसर बचेगा KP बाय आर क्यू, 0 + 1 1 हो गया, इक्वेटोरियल का आंसर KP बाय आर क्यू। एक्सियल, ये पॉइंट अगर एक्सियल पे होता तो थीटा 0 होता, कर यहाँ थीटा 0, cos 0 1, तो 3 + 1 4, 4 का 2 बाहर आएगा, 2 KP बाय आर क्यू, 2 KP बाय आर क्यू। ये तरीका है बेटे इसको सॉल्व करने का, ये आसान मेथड है। 8 पॉइंट। बच्चा बोलता है सर मैं तो डायरेक्शन भी बताऊंगा साहब, आपने तो मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन लिखो। तो डायरेक्शन क्या मतलब फिजिक्स में एंगल से होता है, ठीक है, तो tan बीटा, तो tan बीटा लिख, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बेटे। परपेंडिकुलर क्या है, व्हेन वेक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट नेवर चेंजेस, तो E2 बाय E1, E2 बाय E1, E2 की वैल्यू, E2 ये रही KP sin थीटा बाय आर क्यूब, KP sin थीटा बाय आर का क्यूब, E1 ये रहा KP cos थीटा बाय आर क्यूब, तो 2KP cos थीटा बाय आर क्यूब, कुछ कैंसिल हुआ सर, ये तो KP गया, आर क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया, sin cos tan 2, तो यहां से हो गया कंफर्म कि tan बीटा की वैल्यू होती है tan ऑफ थीटा बाय 2, ये आंसर आया साहब। ये डायरेक्शन आ गई, थीटा की वैल्यू गिवन करेगा, वहां से ई नेट की डायरेक्शन पता चल जाती है, tan थीटा बाय 2, तो बीटा लिखेगा तो tan इनवर्स कर देंगे उधर ले जा करके, ठीक है बेटे। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन। लैंग्वेज में 1-2 पॉइंट अपने आप लिख लेना। कंसीडर अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P, लेट n इज द पॉइंट एंगल थीटा डिस्टेंस r at which the EFI is to be calculated, ठीक है। Then resolve the P into mutually perpendicular components, तो the EF direction of value of EFI due to P1 is this and due to P2 is this, resultant is this, ठीक है। तो स्क्रीन को रोक और आराम से नोट कर, आ जाओ बेटे। तो ये डेरिवेशन कवर हो गए डायपोल के, ठीक है ना। सिलेबस के अंदर 2 ही एक्सियल और इक्वेटोरियल, लेकिन एक कंसेप्ट ये भी कर लिया है, डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है सीबीएसई में, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लो बेटे, ठीक है, EFI कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल। तो हेडिंग बना न्यूमेरिकल्स, या क्या नाम है, कैलकुलेट EFI, कैलकुलेट EFI 8.0, कैलकुलेट EFI 8.0। आजा साहब, पहला सवाल आपको ना बेटे, ये क्वेश्चन ऐसे महसूस होंगे जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस बच्चे को फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, फोर्स के, उसको फील्ड के सॉल्व करने आ गए। 2 चार्ज मुझे गिवन है A और B, दोनों के बीच के में एक मिड पॉइंट, बीचों बीच एक पॉइंट है O, कहता है साहब यहाँ पे EFI कैलकुलेट करिए, यहाँ पर EFI कैलकुलेट करिए, ठीक है साहब। तो तू जानता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, मतलब सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे साहब, हर चार्ज की वजह से अलग अलग निकाल देंगे रिजल्टेंट फाइनल। सिंगल चार्ज का आंसर क्या है सर, सिंगल चार्ज का आंसर मैं जानता हूं E जो है वो KQ/R² होता है, ठीक है साहब। आजा, मुझसे कहता है फील्ड निकालो, विधि का विधान क्या कहता है, जिस पॉइंट के ऊपर फील्ड पूछी जाती है बिना किसी से कहे चुपचाप +1 टेक दो, चुपचाप, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है। +1 रखा साहब, पेन टेक लिया, जहां निकालते हैं A से देखा रिपल्सन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ड्यू टू A, फिर चुपचाप वहीं रखा, B से भी रिपल्सन है, दिस इज द डायरेक्शन ड्यू टू B। और हाँ तो बोल A की वजह से कितना, तो A की वैल्यू हो गई KQ/A², B का आंसर बोल B की वैल्यू हो गई KQ/B²। मुझसे कहता है E नेट निकालिए, E नेट ये वेक्टर बढ़ा है इस साइड, तो A में से EB को माइनस कर दिया, आंसर आ गया साहब 0, आंसर 0, बड़े में से छोटे को हटा दिया, ये माइनस EB, आंसर कितना 0। एक बच्चा जो चुपचाप बैठा हुआ वो कंसेप्ट को बारीकी समझ गया, सर ये फोर्स का पहला न्यूमेरिकल था,
वो न्यूमेरिकल ये था कि यहाँ पे एक चार्ज रखा था कैपिटल क्यू। क्वेश्चन ये था कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू। पहला क्वेश्चन याद करो कूलम्ब्स लॉ का, उसका आंसर 0 आया था। क्यों आया साहब 0? तू एक बात जानता है कि ये विधि का विधान है, फोर्स जब लगती है जब कोई बॉडी किसी की फील्ड में होती है, जब वो बॉडी किसी की फील्ड में होती है। तो ध्यान से देख, इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पर कोई फील्ड ही नहीं है, 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में ये जो मिड पॉइंट है ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर किसी की फील्ड ही नहीं पहुंची। और जब वहां कोई फील्ड नहीं है तो आप कोई भी चार्ज रखिए, 2 कूलम, 4 कूलम, 10 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम, कुछ भी रखिए, उसके ऊपर कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो इस सिस्टम का बेटे ये जो लोकेशन थी ना, ये न्यूट्रल पॉइंट था इस सिस्टम का। ये इस सिस्टम का क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है। क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा था बेटे कि जब क्वेश्चन ये इसके ऊपर कैपिटल के ऊपर फोर्स 0 क्यों आई है, ये फीलिंग आपको बाद में आएगी। तो क्यों 0 आती है? क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट पर रखा हुआ है, इस पे है न्यूट्रल पॉइंट पे। ठीक है ना? कई बार ना बेटे इसका ग्राफ भी पूछ लेता हमसे। चलो ना इसका ग्राफ एक साथ ही बनवा देता हूं। इधर देखो, एक बार इधर देखना, ये सिंगल चार्ज का आंसर है, तो इसका कंफर्म मतलब हो गया ए इनवर्सली किसके चलेगा? आर स्क्वायर के। ठीक है साहब। अगर कोई मुझसे सिंगल चार्ज का आंसर पूछता है या सिंगल चार्ज का ग्राफ पूछता है सिंगल चार्ज का, तो तू एक बार जानता है बेटे ए इनवर्सली टू आर का स्क्वायर चलता है। तो जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है बेटे, प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू वजह से अगर मैं इस साइड फील्ड देखता हूं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये डायरेक्शन होगा, और इस साइड कैलकुलेट करूंगा तो ये डायरेक्शन होगी। बात तो सही है, वो सही है। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर प्लस क्यू की वजह से आपको कोई इस साइड फील्ड कैलकुलेट कराता है इस तरफ, ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा। ये क्या आएगा? ग्राफ। क्यों आया? ध्यान से सुनियो कि जब तू इस साइड कैलकुलेट करेगा फील्ड को, तो डायरेक्शन ये है, तो मैं इस साइड वाली डायरेक्शन को प्लस की डायरेक्शन कंसीडर कर लेता हूं और इस साइड वाली डायरेक्शन को कंसीडर कर लेता हूं माइनस की। तो जैसे जैसे तेरा आर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे तेरा आर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ई की वैल्यू घटती चली जाएगी, सच्चाई है। लेकिन ई की वैल्यू रहेगी प्लस, ऊपर कोऑर्डिनेट प्लस का है, नीचे माइनस का है। बात को समझना, जैसे जैसे आर बढ़ता है ई की वैल्यू घटती है, लेकिन प्लस रहती है, कोऑर्डिनेट रहते हैं ऊपर ही ये। और इस साइड अगर जैसे जैसे आप ई की वैल्यू बढ़ाओगे, सही है, तो ग्राफ ही आएगा। वो डिपेंड करेगा कि वो मेरे से ग्राफ किस साइड पूछ रहा है, इस साइड या इस साइड। ये प्लस का है। और अगर बाई चांस यही ग्राफ बेटे माइनस के लिए पूछ लेता मेरे से, जैसे ये चार्ज माइनस का होता, माइनस क्यू, ठीक है, और ग्राफ बनवाता मेरे से, तो प्लस और माइनस का, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो एक तो ये और एक ये। जैसे 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 आर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ता चला जाएगा, ई की वैल्यू घटती चली जाएगी, सच्चाई है साहब। लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? तू कहीं पे भी +1 देख, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन इस पॉइंट पे निकालेगा तो ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन है फील्ड की, दैट्स व्हाई वो पॉजिटिव है फील्ड। तो देख ले, ये फील्ड हर पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है, ये प्लस ई है ना ऊपर, ये माइनस ई है, ये नहीं। तो ये ध्यान रखना कि सिंगल पॉइंट चार्ज की अगर वो ग्राफ बनवाता है तो ये आते हैं। क्लियर है? इन कंसेप्ट की सहायता से हम इसका ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। देख कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। 2 चार्ज मुझको गिवन किए थे इसने, ठीक है साहब, इस जोड़े का ग्राफ बना रहा हूं। ये ग्राफ बनाने का तरीका है, इससे आसानी से बन जाते हैं ग्राफ। तरीका क्या है? ध्यान से देखियो। ये अकेला क्यू चार्ज है सर, हाँ सर, यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है साहब, ये रहा प्लस के क्यू चार्ज का ग्राफ, ये रहा। अकेले को, इसको मत देखना फिलहाल, अकेले को देख। सर इस साइड जो ग्राफ आता है, इस साइड वो ही आता है, ठीक है साहब। और जो इस साइड ग्राफ आता है, अगर आप प्लस क्यू से इस साइड रहोगे तो इस साइड का ग्राफ जो है सर वो कुछ ऐसा आता है। बोल स्टेप सही है? ठीक है सर। सर ये भी प्लस क्यू का है, ड्रॉ करने का तरीका समझ कर पकड़ना। सर ये भी प्लस क्यू का है, ठीक है। इसके सर इस साइड का जो ग्राफ निकालता हूं
तो वो ये आता है, ठीक है साहब। और इस साइड का जो ग्राफ आता है इस साइड में, वो ये ग्राफ आता है, ठीक है साहब। ये मैंने अकेले क्यू का बना दिया, लेकिन ये एक नहीं दो हैं। अब कंसेप्ट को पकड़ियो, मजा आ जाएगा बात का। जब तूने ये देखा कि दोनों प्लस क्यू है और इनका न्यूट्रल पॉइंट बीच में आता है, न्यूट्रल पॉइंट बीच में आने का मतलब यहाँ ई की वैल्यू 0 है साहब, तो इसका मतलब इन दोनों के ठीक बीचों बीच कहीं न्यूट्रल पॉइंट है, ये रहा साहब। यहाँ ई का ग्राफ 0 होना चाहिए, तो ये ई का ग्राफ यहाँ, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये 0 आएगा, ये 0 हो गया और फिर ये हो गया, ये ग्राफ है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये इस पेयर का वेरिएशन है ई का विद डिस्टेंस x, ठीक है। इसके इस साइड ये ग्राफ है, इन दोनों के बीच में ये ग्राफ है, इसका ये ग्राफ है। ये ड्रॉ करने का तरीका है। अब ये जोड़े आ जाए, प्लस आओ माइनस आओ, आसानी से ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। एक प्लस माइनस का ड्रॉ कराता हूं, तो इसका ये वेरिएशन है, यहां लिख देना ई विद x, ये x है बेटे, ये प्लस का x है, ठीक है, ये इधर माइनस x हो गया, और ये वेरिएशन है ई का, ठीक है। बना लो, स्क्रीन को रोक, फटाफट नोट कर। अगर दोनों चार्ज माइनस के आ जाए, ये जैसे प्लस के थे दोनों चार्ज, और ये दोनों चार्ज ही माइनस आ जाए, तो पहले तो न्यूमेरिकल वाइज देख ले क्या अंतर आएगा साहब। अगर दोनों चार्ज माइनस के हो जाते हैं, ये भी माइनस क्यू है और ये भी माइनस क्यू है, तो नियम ये कहता है +1 टेका साहब, ठीक है सर। +1 टेकने के बाद इससे अट्रैक्शन, तो ये तो डायरेक्शन बन जाएगी ई ए की, और ये डायरेक्शन बन जाएगी ई बी की, लेकिन दोनों न्यूमेरिकल इक्वल आएंगे, दैट्स आंसर तो 0 ही आना है, आंसर 0, ठीक है। अब ग्राफ देख ले, दो चार्ज मुझको गिवन है, एक तो यहाँ पर गिवन है साहब, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये चार्ज मेरा हो गया माइनस का क्यू, और ये चार्ज भी मेरा हो गया माइनस का क्यू। बोल स्टेप सही है, ठीक है। अब वो तरीका क्या है, तरीका सबसे बढ़िया यही है कि सिंगल का चार्ज याद, सिंगल का ग्राफ याद रख लो। माइनस क्यू अकेला है सर, ये रहा, इस साइड जाऊंगा तो ये ग्राफ रहता है, ये रहा सर, और इस साइड रहूंगा तो सर ये ग्राफ रहेगा, ये रहा सर। माइनस है सर, हाँ सर, अगर अकेले माइनस को देखा सर, इस साइड रहूंगा तो ये ग्राफ रहेगा, ये रहा सर, इस साइड रहूंगा तो सर ये ग्राफ रहेगा, ये रहा। लेकिन मैं जानता हूं ठीक बीचों बीच इस सिचुएशन में एक न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि ये बराबर है, तो ठीक बीचों बीच न्यूट्रल पॉइंट है, ये रहा सर। इसका मतलब ये ग्राफ यहां से उठ करके 0 होता है, 0 होने के बाद फिर बढ़ जाता है, ये ए की वैल्यू 0 है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ ई विद x। और आप चाहो ना बैठ के अपने मन में बैठे इसको थोड़ा सा एनालाइज भी कर सकते हो ग्राफ को, ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू से तो इस साइड फील्ड निकालता है, माइनस क्यू से इस साइड, ठीक है। ये यहाँ पे +1 टिकेगा, तो कॉमन सेंस कहती है जो इसका इफेक्ट है वही डोमिनेट करेगा, सही नजदीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, तो दैट इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो फील्ड नेगेटिव रहेगी। तो देख ले, जैसे जैसे तेरा एक्स बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ता जाएगा मतलब जैसे जैसे तू इस साइड जाएगा, डायरेक्शन तो इधर ही रहेगी, तो फील्ड रहनी तो नेगेटिव में ही है, देख ले नेगेटिव एक्सिस पे है ना, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फील्ड घटती जाएगी, तो जैसे जैसे तेरा एक्स बढ़ता जाएगा फील्ड की वैल्यू घटती चली जाएगी, लेकिन नेगेटिव एक्सिस पर रहेगी, ठीक है। अब जैसे तो इसके बीच में यहाँ पे आएगा, कहीं पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे +1 टेकेगा, ये इसका अट्रैक्शन इस साइड आएगा, इसका अट्रैक्शन इस साइड आएगा, बोल सही बात है। लेकिन इसके नजदीक है तो इस वाला रिजल्ट डोमिनेट करेगा, तो फील्ड पॉजिटिव रहेगी इस साइड में, तो जैसे तू इस साइड आएगा फील्ड पॉजिटिव रहेगी, और ज्यादा नजदीक रखोगे तो इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी रहेगी, और जैसे जैसे अब तू इस साइड आता जाएगा फील्ड घटती चली जाएगी, और फिर वो डायरेक्शन इसके इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा तो माइनस हो जाएगी, क्लियर है। तो आप अकेले बैठ करके इसको एनालाइज भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ड्रॉ करने का तरीका बता दिया, दोनों प्लस हो गए साहब, दोनों माइनस। एक बच्चा बोला चुपचाप 1 + 1 माइनस होता, तो 1 + 1 माइनस, तो स्क्रीन को रोक, पहले इसको बना, आजा, एक चार्ज प्लस ले एक माइनस ले,
एक प्लस और एक माइनस। देखो ये कंसेप्ट अगर आपको पकड़ में आ गया ना, ये याद रह गया, तो ये ग्राफ तो कुछ भी नहीं है। खैर एक प्लस एक माइनस, देख इधर दो चार्ज ले लिए साहब, ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू। मेरे से कहता है फील्ड निकालिए मिड पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर। ठीक है साहब, जिस पॉइंट के ऊपर फील्ड पूछी जाती है चुपचाप वहां पे जाकर के +1 रख दिया, किसी को नहीं बताया, रख लिया साहब। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की है। इसकी वजह से रिपल्सन, सर ये फील्ड ड्यू टू ए है। इसकी वजह से अट्रैक्शन, सर ये फील्ड ड्यू टू बी है। क्या दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन है? यस। क्या दोनों प्लस हो जाएंगे? हाँ, दोनों इक्वल है। दैट्स वाई आंसर हो जाएगा 2kq। ये बी लिख रखा था मैंने, तब से यहाँ बी लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, आप इस सबको ए कर लेना इसको, ठीक है, ए कर लेना। सॉरी, अब ये सभी के अंदर पीछे बच्चे सोच रहे होंगे लेकिन बता नहीं पाए। ठीक है, तो आंसर बोल कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2kq/a का स्क्वायर। 2kq/a का स्क्वायर। होल स्टेप सही है? हाँ साहब। अब कहता है ग्राफ बना दो, आ जाओ ग्राफ बना देते हैं। एक प्लस एक माइनस चार्ज दिया हुआ है, ठीक है साहब, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ठीक है, पहले अकेले अकेले का ग्राफ देख लो। ये रहा सर माइनस क्यू, इसका जो ये ग्राफ है इस साइड पूछता है तो ये आएगा, ये आ गया सर। और इस साइड जो पूछता है वो ये आएगा। चुपचाप ये बना लिया पहले। ठीक है, अब प्लस का देख लो। प्लस का सर इस साइड बनवाया है तो ये ग्राफ आता है, और इस साइड बनवाएगा तो ये आएगा। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ हो गए? हाँ सर। अब बेसिक कंसेप्ट को पकड़ना मेरी बात को। ये वेरिएशन है ई का एक्स के साथ। अब कंसेप्ट को पकड़ना। अब तो एक बात जानता है बेटे कि ये जो पॉइंट है ये तो चलो मैंने मिड पॉइंट पे दिखाया था, मैं कहीं पे भी दिखा दूं, कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी डायरेक्शन इधर ही आनी है। और जीरो हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, जीरो हो जाए पॉसिबल नहीं है। और ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि डायपोल की इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कभी फील्ड जीरो नहीं हो सकती, तो डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी। तो जब मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वजह से डोमिनेट करेगा, डायरेक्शन तो इधर ही रहनी है, प्लस की रहनी है। ठीक है साहब, आंसर इन्फिनिटी होगा। जैसे जैसे दूर जाऊंगा आंसर घटता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाऊंगा आंसर घटता जाएगा। फिर मिड पॉइंट के ऊपर जो आंसर होगा वो ये होगा, ये मिनिमम आंसर होगा। और फिर नजदीक आऊंगा तो आंसर फिर बढ़ता जाएगा क्योंकि ये डोमिनेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब दूर जाऊंगा तो घटता जाएगा, घटता जाएगा, लेकिन किसी आगे जाने के बाद फिर वापस बढ़ने लग जाता है, लेकिन वापस बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये करो ना ऐसे जा करके फिर ये उठ जाता है। इसको ज्यादा फ्लैट मत दिखाना। ठीक है, आपको यहां से ऐसा लग रहा होगा कि ये फ्लैट हो गया, फ्लैट नहीं होगा बेटे। ठीक है ना, घटता जाएगा, ठीक है, घटता हुआ जाएगा और फिर एकदम उठ जाएगा ग्राफ। और दिखा भी दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, डिक्रीजिंग हुई तो फिर वापस फ्लैट हो गया, घटता हुआ फिर बढ़ गया। ठीक है बेटे, ये ग्राफ आएगा। तो स्क्रीन को रोक और फटाफट नोट कर। आ जाओ बेटे, तो अब आ जा इक्विलेटरल ट्रायंगल देख ले। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट EFI एट पॉइंट O। कैलकुलेट EFI एट पॉइंट O सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। और O पॉइंट लिख दो या कैलकुलेट EFI एट द सेंट्रॉइड। ठीक है, यही बात है। एक अच्छा बच्चा कंसेप्ट को पकड़ता है, ये क्वेश्चन सब पहले करा रखे। यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज है, ये भी स्मॉल क्यू है, ये भी स्मॉल क्यू है। ठीक है, और डिस्टेंस मुझे दे रखा है a। कैलकुलेट कर EFI। आ जाओ साहब, वही पुराना नियम, जिस पॉइंट के ऊपर EFI पूछी जाती है बिना किसी से कहे +1 टेक दो साहब। क्या रख दो? +1। जब मैंने +1 रखा इससे रिपल्सन आएगा, ये बन जाएगी फील्ड ड्यू टू A। फिर यहाँ पे जाकर के रखा +1 तो दिस इज द फील्ड ड्यू टू C। ठीक है, फिर ये बन जाएगी फील्ड ड्यू टू B। 3 फील्ड आ गई साहब। सही है, ये एरो बाहर निकल जाए उससे कोई, जैसे आप यहाँ तक निकाल लो कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन बराबर से महसूस होनी चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम आते हैं बेटे, A B और
सी। ठीक है साहब, ये डिस्टेंस की मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं इसको अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पर। आपका अंदाज कैसे भी है, कैसे भी निकालो बेटे, मुझे डिस्टेंस चाहिए ये वाले। ठीक है, मैं ये वाला उठा रहा हूँ। तो ये पूरा इक्विलेटर ट्रायंगल 60 का था, ये 30 का बच गया, ये a/2 हो गया। मुझे ये चाहिए x, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से cos ऑफ 30 की वैल्यू लिख दे। तो बेस अपॉन बेस हो गया a/2 ऑफ x, तो यहाँ से x की वैल्यू तेरे पास आ गई a/2 cos ऑफ 30, √3/2 2 पर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/√3। ये डिस्टेंस है, मुझे इसकी जरूरत पड़नी है। कितना आ गया a/√3। ठीक है बेटे, अब तीनों वैल्यू लिख दे। तो फील्ड ड्यू टू ए बोल कितना हो गया, ड्यू टू ए, तो a/√3 का स्क्वायर, जो डिस्टेंस है वो a/√3 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3 ऊपर, तो 3k³ अपॉन में a का स्क्वायर। फील्ड ड्यू टू बी, बड़े बच्चों ध्यान से देख बेटे, फील्ड ड्यू टू बी वही डिस्टेंस वही सेम आना है। ठीक है, अपने आप लिख लेना। और फील्ड ड्यू टू सी, क्या ये भी यही आना है सेम, क्योंकि ये वाला चार्ज मैंने आपको इक्वल दिए हैं, ये डिस्टेंस a/√3 है, ये भी a/√3 और ये भी a/√3 है, सेम आंसर आने। यहाँ से कंफर्म हो गया कि देयरफॉर EA और EB और EC बराबर है। हाँ सब भी तीनों बराबर है। अब बड़े बच्चे वही 3 वेक्टर बेटे, 3 वेक्टर 1 2 और ये 3 इक्वल वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, तीनों इक्वल हैं और इक्वल एंगल पर इंक्लाइंड है, 120 120 120 तीनों। क्या लेमिस थ्योरम से आंसर लिख सकता हूँ? यस, तो सीधा आंसर लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक बच्चा बोला नहीं सर मैं तो कैलकुलेट करूंगा, तो आजा साहब, ये फील्ड ड्यू टू सी है, ये फील्ड ड्यू टू बी है, ये फील्ड ड्यू टू ए है, 120 के एंगल है, ध्यान रखना। इन्हीं दो को सॉल्व कर। सर इसको सॉल्व करता हूँ। बड़े बच्चों में लिख नहीं रहा यहाँ पे, जानते हो दो इक्वल वेक्टर 120 के ऊपर आ गए, क्या रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच इक्वल आएगा? हाँ साहब, E1 की वैल्यू आइदर ऑफ देम EB के या EC के बराबर होगी। हाँ तो बोलो, दो इक्वल वेक्टर 120 के ऊपर आ गए, क्या रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच और बराबर आएगा? हाँ ठीक है, यहां से कंफर्म हो गया। अब ये दो खत्म हो गए, E1 आया, तो फाइनल आंसर क्या बचा कि सर एक वेक्टर ऊपर है E1 और एक वेक्टर नीचे है EA, और तू ध्यान से देख कि E1 और EA दोनों इक्वल हैं। क्लियर है? क्योंकि ये किसके बराबर है? EB के, और EB EA के बराबर है, तो देयरफॉर E नेट की वैल्यू कितनी आ गई? 0, क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई भी फील्ड नहीं है। और याद करो, ये न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन है सिस्टम की, ये सिस्टम का क्या है? ये न्यूट्रल पॉइंट है। तीनों चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फील्ड ही नहीं पहुंची, तो दैट्स व्हाई जब यहाँ पे आप कोई भी चार्ज रखोगे ना, कोई भी कैपिटल Q, 2 Q, 4 Q, कुछ भी रखो, 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम, उसके ऊपर कभी फोर्स ही नहीं लगेगी, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर वो रखा गया है वहां पे फील्ड ही नहीं पहुंची है, तो नेट फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज 0। ठीक है बेटे, तो स्क्रीन को रोक, फटाफट नोट कर। ऐसे ही बेटे स्क्वायर के, पेंटागन के, हेक्सागन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को, अब हम ना एक दो सीरीज कवर कर लेते हैं, सीरीज। ठीक है, ओरिजिन भी लिख सकते हो बेटे, क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज का मतलब ये APGP, ठीक है, जो आप लोग मैथ में कवर करते हैं। ये O पॉइंट है, O बोल दो या आप इसको, आप वो क्या ना ओरिजिन बोलो, 1 2 4 8 16, ठीक है ना, 8 और अप टू इन्फिनिटी। हम लोगों से फील्ड कैलकुलेट कराता है O के ऊपर, और एक Q चार्ज रखे हुए हैं, क्या है Q, जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे गिवन कर दिया बेटे। सभी डिस्टेंस को ना SI में कंसीडर कर लेना, कैलकुलेट EFI। आजा पहला सवाल है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। जिस पॉइंट के ऊपर पूछा सब वहां पे +1 टेगा, कहानी खत्म। आजा, पहले की वजह से 1 की वजह से सर फील्ड ड्यू टू 1 इज दिस रिपल्सन, सर 2 की वजह से फील्ड इज दिस, 3 4 की वजह से सर फील्ड इज दिस, इन्फिनिटी की वजह से सर फील्ड इज दिस, फलाना ढिमका, यही कहानी चलती रही। क्या सभी की वजह से फील्ड की सेम डायरेक्शन है? हाँ सर, वो इस साइड है। ठीक है, तो E नेट बोल क्या हो गया सर, सबको ऐड कर दो, तो E नेट की वैल्यू E1 प्लस में E2
प्लस में E4 प्लस में E8 एंड सो ऑन, या अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है? बोल कितना आंसर? तो दैट इज KQ/1 का स्क्वायर, KQ बाय, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4, तो KQ/4 का स्क्वायर अप टू बेटे 8 का स्क्वायर, चलो दैट इज KQ/8 का स्क्वायर और अप टू इन्फिनिटी, तो दिस इज KQ/इन्फिनिटी का स्क्वायर। क्या? हाँ तो बोल। यहाँ से KQ कॉमन निकाल बेटे, तो KQ को अगर कॉमन करता है तो बोल क्या बचा? 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/16 हो गया प्लस 1/64 हो गया और अप टू 1/इन्फिनिटी। एक अच्छा बच्चा बात को पकड़ गया, सर ये जो सीरीज अंदर दिखाई देती है जीपी है। क्या है ये? जीपी, इनफाइनाइट सीरीज। जीपी का आंसर जो 1 से स्टार्ट होती है, आप लोग जानते हो 1/1 माइनस आर, ठीक है ना, 1/1 माइनस आर। आर क्या होता है? रेशो। तो इन दोनों का रेशो चेक कर, 1/4 सेट हो रहा है, ठीक है, तो 1/4, तो दैट इज 1/1 में 1 माइनस 1/4, तो ये तेरे पास आ गया 3/4, रिवर्स करेगा तो ये हो गया 4/3, ठीक है बेटे। तो ये आंसर तेरे पास आ गया KQ इंटू में 4/3। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर K की वैल्यू पुट कर दोगे, K की वैल्यू, ठीक है, तो दैट इज 1/4/ε0, ठीक है, रखो तो रख दो, नहीं तो मैं यही छोड़ देता हूँ बेटे, ठीक है। तो 4/3 इंटू KQ, ये आंसर आए, और डायरेक्शन क्या आएगी? इस साइड आएगी साहब, इसे बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो स्क्रीन को रोक, फटाफट नोट कर, आजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वही क्वेश्चन दोबारा लिखो, इसको माइनस कर लो बेटे, इन दो चार्ज को, इसको माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर दो, ठीक है, एक को छोड़ करके एक को माइनस कर लो। फर्क क्या पड़ेगा साहब? कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो वही है, जहां पे फील्ड पूछी जाए वहां पे +1 टेक दो, जहां पर फील्ड पूछी जाए वहां पर +1। सर ओ के ऊपर रख दिया +1, एक एक से फील्ड की डायरेक्शन देख ले बेटे, ठीक है। 1 से देखता हूं तो सर ये फील्ड U2 1 हो गई, सही है, फिर इसके देखूंगा सर ये फील्ड U2 2 हो गई, सर 4 से देखूंगा दिस इज फील्ड U2 4 हो गई, इस साइड ये सर फील्ड U2 8 हो गई। बोल स्टेप सही है, ठीक है ना। तो कंफर्म हो गया सर, एक चार्ज से इधर है, एक चार्ज से इधर, एक से इधर, एक से इधर, ठीक है साहब। सबसे ज्यादा इफेक्ट बेटे 1 वाले का होगा, तो इधर की डायरेक्शन को मैं प्लस मान लेता हूं, ठीक है ना, तो ये प्लस है तो इनको माइनस कर दे, तो E1 तो E2 माइनस में चला जाएगा, ठीक है, ये प्लस में आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। फर्क क्या आएगा सर? ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। सीरीज अगेन वही जीपी है, तो फॉर्मूले में बोल अब की बार रेशो क्या हो जाएगा? रेशो दिस अपॉन में दिस -1/4, दिस अपॉन में दिस -1/4, तो रेशो में अंतर आ जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा बेटे, और माइनस होगा तो अब ये हो जाएगा 1 + 1/4, है ना। रेशो लिखूंगा तो ये 5 4, ऊपर चला गया 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो बोला अंतर क्या आएगा यहाँ पे? ये बस ये 4/5 आ जाएगा, ठीक है, 4/5 ऑफ KQ, ये आंसर आएगा। नेट डायरेक्शन किधर है? इस साइड है साहब। कैसे पता चला? जो पहले वाला था वही डोमिनेट करेगा, ठीक है, सबसे नजदीक है, बाकी चार्ज तो इक्वल है ना बेटे ऊपर, ठीक है। तो स्क्रीन को रोक, फटाफट नोट कर, सीरीज को पकड़ने की कोशिश करना बेटे, ये AP है या GP है, क्या चीज है बताना। इधर देख, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, क्लियर है। यहाँ पे चार्ज रख देता हूँ 1 कूलम, ठीक है, ये 2 कूलम, 3 कूलम, ये सब कुछ SI में कंसिडर करना है बेटे, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे और कुछ नहीं है। 5 6 7 एंड सो ऑन, माइनस, इवन नंबर वाले माइनस कर दिए। कैलकुलेट द फोर्स, सॉरी फोर्स भी पूछ सकता है, फील्ड, कैलकुलेट द फील्ड एट द पॉइंट हो। आ जाओ चालू करते हैं। पहला नियम, सर +1 टेक दो, चुपचाप किसी को बताना नहीं है, ठीक है। सर पहले की वजह से रिपल्सन, फील्ड U2 1, ठीक है साहब। सर फील्ड U2 2, ये इस साइड आएगा, ठीक है। फील्ड U2 3, ये रहा सर। सर फील्ड U2 4, फील्ड U2 5, रिपल्सन मारेगा, इस साइड आ जाएगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है। इस साइड वाले को प्लस ले लेता हूँ। ई नेट बोल, तो ई नेट सर E1 माइनस का E2 प्लस का E3 माइनस का E4 प्लस का E5 एंड सो ऑन माइनस का E6,
माइनस का E6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 1 की वजह से बोल, 1 की वजह से तो k क्यू बाय 1 का स्क्वायर माइनस k, अच्छा क्यू तो 1 ही है ना बेटे, 1 k 2 बाय 2 का स्क्वायर प्लस k 3 बाय 3 का स्क्वायर माइनस k 4 बाय 4 का स्क्वायर प्लस k 5 बाय 5 का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। कुछ कटा सर, हाँ k को तो कॉमन करता हूँ, यहाँ से आता 1 बाय 1 माइनस इसके कैंसिल हुआ 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 एंड सो ऑन। ये सीरीज है बेटे, एपी है जीपी है, स्किन को रोक करके एक बार दिमाग लगाओ, एपी है या जीपी है, लगा लिया दिमाग, एपी है या जीपी है। बच्चा बोला सर काफी दिमाग लगाया नहीं पकड़ में आया, एपी है या जीपी है। इधर देख, ये बेटे एक बहुत प्यारी सीरीज है मैथ की, अगर आपको याद है तो याद करो 11th क्लास लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में भी लिखाई थी मैंने आपको, ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स सीरीज। तो सीरीज होती है x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन, log 1 प्लस एक्स। यहाँ पे log x की वैल्यू 1 टेकियो, सर जब x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो दैट इज log 1 प्लस 1 log 2, तो log ऑफ 2 की वैल्यू हो गई 1 माइनस यहाँ रखेगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 एंड सो ऑन। तो ध्यान से देख, क्या यही मुखड़े हैं जो अंदर है, ये 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 एंड सो ऑन। हाँ, तो इसका मतलब ये log 2 की सीरीज थी साहब। तो आंसर हो गया k log 2, k log 2, ये AP ने और GP नहीं है, ठीक है बेटे। तो इसकी इनको रोक, फटाफट नोट कर। तो बेटे आज ना न्यूमेरिकल्स यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने डायपोल एक प्रकार से कंप्लीट कर लिया है, EFI डायपोल की EFI, ठीक है। कल डायपोल का अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे टॉर्क। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।